सो हेलो एवरीवन, आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आर्टिकल 3। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी कवर कर चुका आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2। अगर आपने अभी तक वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो प्लीज जाके वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आर्टिकल 3 क्या होता है? आर्टिकल 3 है हमारा फॉर्मेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है। So Article 3 grants Parliament power to form new states and alter the areas, boundaries or names of existing state within the Union of India. ठीक है। अब क्या बोलता है आर्टिकल 3? आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि वो न्यू स्टेट फॉर्म कर सकते हैं, बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है, और एग्जिस्टिंग स्टेट का नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी ये सारी चीजें कब होगी? हमारी विद इन द कंट्री में होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि वो न्यू स्टेट्स कैसे फॉर्म करेंगे? जब न्यू स्टेट वो ऐसे फॉर्म करेंगे कि जैसे दो सेपरेट स्टेट है उसको मर्ज करके एक बना दिया, ठीक है। और कोई अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो और या स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दी, यूनियन टेरिटरी को स्टेट बना दे, इस तरीके से वो न्यू स्टेट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर पार्लियामेंट को उनकी बाउंड्री इंक्रीज या डिक्रीज करनी है ना, तो उनको दो चीजें फॉलो करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। दो कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट, कि जो बिल है वो इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो तो सकता है, बट बाय द रिकमेंडेशन ऑफ होम? प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है। सेकेंड, जब प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देता है तो अगर वो किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम आंध्र प्रदेश का लेते हैं जहाँ पे तेलंगाना अलग हुआ था उससे, तो अगर स्टेट को चेंज करने की बात कर रहे हैं, स्टेट का कोई चीज चेंज करना है, तो उसको इन्फॉर्मेशन देना है कि तुम्हारी चीजें ये चीजें हम चेंज कर रहे हैं, किस लिए? उसके व्यूज और ओपिनियन जाने के लिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे स्टेट का व्यूज ओपिनियन मैटर नहीं करता। जो सेकंड हमारे यहाँ पे कंडीशन है, इट्स काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी ओनली, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि अगर फॉर्मेलिटी है, ये सब है, तो फिर दिया ही क्यों? जस्ट बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फेडरल इन नेचर है, ठीक है। अगर फेडरल इन नेचर है तो जस्ट बिकॉज देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, इसलिए उसने स्टेट को ये बोला है कि तुम अपने व्यूज, अपने ओपिनियन दो। अगर तुम हमारे फेवर में हो तो दैट इज वेल एंड गुड, नहीं हो तो भी मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एब्सोल्यूट पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को। अगर पार्लियामेंट को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करना ही है तो वो करेगा, बस जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मेलिटी सेकंड क्लॉज उसको करना है ताकि बिल आगे बढ़ सके फॉर द फर्दर प्रोसीजर, तो वो करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीजें आती है इसमें, इतना आया समझ? नेक्स्ट चीजें आती है कि यूनियन टेरिटरी के लिए वो क्या करते हैं। यूनियन टेरिटरी में भी सेम चीजें अप्लाई होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट का वहां पे रिकमेंडेशन होना जरूरी है, बट यहाँ पे ये चीजें डिफरेंट आ जाती है कि ऑफकोर्स यूनियन टेरिटरी को गवर्न कौन करता है? सेंटर, है ना। अब सेंटर क्या खुद ही को भेजेगा भाई हम तुम्हारे अंदर? उसको तो पता है कि हम चेंज कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी को स्टेट बना रहे हैं या उसकी बाउंड्री को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे सेकेंड क्लॉज नहीं आता, ठीक है। इतना समझ आए कि बेसिकली मैं फिर से ओवरव्यू कर देती हूँ कि आर्टिकल 3 क्या करता है? फॉर्मेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब ये कि वो न्यू स्टेट को बना सकते हैं, जितना भी कंट्री में जितना भी कुछ भी तोड़फोड़ है ना विद इन द कंट्री, ठीक है, वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। देखो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल 2 है वो मैंने आपको कल ही बताया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लो। आर्टिकल 2 बेसिकली फॉरेन टेरिटरी के लिए, किसके लिए है? फॉरेन टेरिटरी, ठीक है। इतना आया समझ? मतलब कि इसका मैं फिर से बता देती हूँ कि अगर आपको कोई दूसरा स्टेट या दूसरे कंट्री हमारे कंट्री में ऐड करना है एज एन स्टेट, ठीक है, ये उसके लिए है, ये आउटसाइड की चीजों के लिए। इसका मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था? सिक्किम। सिक्किम पहले वो इंडिया का पार्ट नहीं हुआ करता था, जस्ट बिकॉज आफ्टर 1970 उसको 1974 में वो हमारा एसोसिएट स्टेट बना, 1975 में वो हमारा फुल फ्लैश स्टेट बना, ठीक है। ऐसे ही अगर कल को हमें भूटान को ऐड करना है तो आर्टिकल 2 के तहत वो किसी फॉरेन टेरिटरी को हमारे कंट्री में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 2 में ये था, बट जो आर्टिकल 3 में है इसमें मेन सबसे बड़ी चीज ये है कि ये विद इन द कंट्री चेंजेस की बात करता है, ठीक है। जितना भी है ये आउटसाइड द यूनियन था, ये है आर्टिकल 3 इनसाइड द यूनियन, ठीक है। आउट इनसाइड द यूनियन, विद इन द कंट्री आपको क्या चेंज करना है, जो भी तोड़फोड़ बचानी है, बाउंड्री को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो वो आर्टिकल 3 करता है, ठीक है।
अब दूसरा आर्टिकल 3 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं देता है ना, ये मतलब कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट की गारंटी नहीं करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है टेरिटरी इंटीग्रिटी। फॉर एग्जांपल अगर यूपी है ना, यूपी को गारंटी नहीं करता कि तुम यूपी ही रहोगे, तुम्हारा वो बाउंड्री को इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर सकते, यूपी को 4 पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते, जो उनकी मर्जी वो कर सकते हैं। तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो टेरिटरी इंटीग्रिटी या कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट नहीं देता। क्या पता कल को यूपी ना रहे, कल को उत्तराखंड ना रहे, है ना, उसको बदल के कुछ और कर दे, तो ये है। बट अगर आप यूएसए की बात करोगे, यूएसए एक ट्रू फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म फॉलो करता है। वहां पे कंट्री को भी उतनी पावर है, स्टेट को भी उतनी पावर है, ठीक है। वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उन दोनों का अलग अलग है। स्टेट का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, कंट्री का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए में अगर 50 स्टेट है ना, तो 50 स्टेट को उनकी बाउंड्री फिक्स्ड है। अगर वहां पे उनको कुछ चेंज करना है या कुछ करना है तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं, वही अगेन उस स्टेट से पूछा जाएगा कि हम तुम्हारा कर रहे हैं, अगर उसका कंसेंट होगा तो ही चेंज करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे इंडिया कैसे डिस्क्राइब होता है, इंडिया को इसलिए हम कहते हैं इंडस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, है ना। हमारी यूनियन तो इंडस्ट्रक्टेबल है, मतलब उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अगर कोई हमारे कंट्री में कोई विदेशी कंट्री शामिल भी हो जाए, है ना, बट वो बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। बट स्टेट्स के अंदर मतलब विद इन द कंट्री आप तोड़फोड़ मचा सकते हो। बट जो हमारा यूएसए है, यूएसए को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इंडस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रक्टेबल स्टेट। मीन्स वहां पे यूनियन को भी वही पावर है, स्टेट को भी पावर है वही, है ना। इंडस्ट्रक्टेबल यूनियन तो है, मतलब कोई जा तो नहीं सकता, तो इंडस्ट्रक्टेबल स्टेट है कि कोई तोड़फोड़ भी नहीं मचा सकता। तो ये बेसिक डिफरेंस है यूएसए और हमारे इंडिया में, ठीक है। वहां पे ट्रू फेडरलिज्म फॉलो होती है, इंडिया में कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे सेंटर को ज्यादा पावर दी गई है, ठीक है। आया समझ, इतना आगे समझ। चलिए अब इसी में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बताती हूँ, एक है बेरूबारी यूनियन केस, ठीक है। अब ये इसके बारे में आपको पता ही होगा कि क्या है बेरीबारी यूनियन। बेसिकली बेरीबारी एक जगह है जो वेस्ट बंगाल में पड़ती है, उसी की टेरिटरी में, ठीक है। ये जो केस आया था वो आया था 1960 में। तो हमारे जो 1959 में उस टाइम जो हमारे हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने वो जवाहरलाल नेहरू एंड मून एग्रीमेंट उस टाइम साइन हुआ था 1959 में, ठीक है। वहां पे इसलिए साइन हुआ था कि उनको अपना ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उसको खत्म करना था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोल सोचा था कि हम अपना कुछ टेरिटरी गिव अप कर देंगे वेस्ट बंगाल, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान को। उस टाइम जो हमारा बांग्लादेश था वो क्या था, ईस्ट पाकिस्तान को, ठीक है। तो 1960 में ये मैटर उठा था सुप्रीम कोर्ट। अब मैं आपको इसमें आर्टिकल 3 में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आर्टिकल 3 में आप तोड़फोड़ मचा सकते हो, राइट। आर्टिकल 3 में बाउंड्री को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, है ना, आप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर बिहार है, बिहार की बाउंड्री को इंक्रीज डिक्रीज करके बट वो किसी स्टेट में तो ऐड होगा ना, किसी स्टेट में तो वो जाएगा ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल 3, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू और मून एग्रीमेंट साइन करने में 1960 में ये मैटर किस पे उठा था, सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट के पास गया और उन्होंने ये बोला कि आप अपना टेरिटरी को गिव अप नहीं कर सकते, आप अपनी कंट्री में चीजें चेंज कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, किसी को शामिल कर सकते हो, बट आप किसी दूसरे कंट्री को अपना स्टेट नहीं दे सकते, अपनी टेरिटरी नहीं दे सकते, वो आर्टिकल 3 के तहत नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपको अपनी टेरिटरी गिव अप करनी भी है तो उसके लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आना पड़ेगा। तभी हमारा जो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट था वो सॉल्व हुआ था। हमने अपना टेरिटरी एक्सचेंज ऑफ सम विलेजेस हमने किसको दिया था, ईस्ट पाकिस्तान को दिया था, ठीक है। ये था ये बेरीबारी यूनियन। अब तो आगे ना समझ क्यों आया था कि आर्टिकल 3 में हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरी चीजें। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज कंसर्न ओवर फेडरलिज्म, ठीक है। इस चीज में आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बात बताओ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, फेडरल इन नेचर है, ठीक है। बट आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर दे रखी है।
अब यहीं पे क्वेश्चन आता है गाइस कि यार पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर किस लिए दी गई है, राइट? तो वही जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जो डेमोक्रेटिक इन सब चीजों को बहुत सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये क्वेश्चन लेके आए थे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल इन नेचर है, हमारा जो हम क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट आपने तो पार्लियामेंट को एक पूरी एब्सोल्यूट पावर दे के रखी है। मीन्स जिस स्टेट का आप नाम चेंज कर रहे हो, जिस स्टेट का आप घर सब कुछ चेंज कर रहे हो, आप उस स्टेट का ओपिनियंस ले ही नहीं रहे हो, एब्सोल्यूट पावर दे रखी है, राइट? तो ये तो जो वो कह रहे थे ऑफकोर्स किसी हद तक सही कह रहे थे, लेकिन जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में अदर मेंबर्स थे, मोस्ट ऑफ द मेंबर बोले वो एग्री करे, है ना, कि जो आप कह रहे हो वो सही हो। बट जो हमारा आर्टिकल 3 है ये बहुत जरूरी था ऐसा करना कि पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर देना। उन्होंने उसका रीजन भी एक्सप्लेन किया व्हाई। हाँ, वो ये भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि हमारा जो आर्टिकल 3 वो एंटी फेडरल इन नेचर है, ठीक है? क्या है? एंटी फेडरल इन नेचर। तो ये चीज आप याद रखना कि हमारा आर्टिकल 3 कैसा है, एंटी फेडरल इन नेचर, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए बोला बिकॉज अगर हमारे उस टाइम कितने थे, मोर देन 542 कितने थे प्रिंसली स्टेट थे, राइट? मोर देन 542 प्रिंसली स्टेट थे। अगर वो घर घर जाके या हर एक इंसान से जाके हर एक उससे पूछते कि भाई क्या तुम्हें इंडिया का पार्ट होना है, तो क्या आज हमारे इंडिया जो बना है यूनियन वो बन सकता? नहीं बन सकता, है ना? सो दैट इज वाई इट इज नेसेसरी। अगर वो आर्टिकल 3 को एब्सोल्यूट पावर नहीं देते पार्लियामेंट को, तो वहां पे रीजनलिज्म आ सकती थी, ठीक है? वहां पे टेररिज्म भी आ सकता था, है ना? क्योंकि सबको अपना अलग अलग से, कल को कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई कुछ ये बोलेगा कि भाई मुझे अलग कंट्री चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पे अलग चीजें चाहिए। तो ये सारी चीजें को प्रिवेंट करने के चक्कर में आर्टिकल 3 में एब्सोल्यूट पावर दिया था। वो चाहते थे कि इंडिया का एक ही नाम से जाना जाए कि वी ऑल आर इंडियंस, है ना? एक ही आइडेंटिटी होना चाहिए, ना कि उसके बेसिस पे डिवाइड हो, यू नो, कल्चर इन सब के बेसिस पे। यस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है तो, बट वो अलग आइडेंटिटी ना हो ताकि क्योस हो। अब एक बार आप यूनियन में आ जाए तो आप क्या डिवाइड हो सकते हो? नहीं हो सकते, राइट? तो इतनी चीजें समझ आएगी, ये आर्टिकल 3 में थी। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा आर्टिकल 3 था वो क्या क्यों क्रिएट किया गया था, है ना? सॉरी, आर्टिकल 3, सॉरी। आपको पता है कि स्टेट क्या होता है? मतलब स्टेट क्यों क्रिएट किया? स्टेट इसलिए क्रिएट किया कि उसको पॉलिटिकल चीजों के लिए नहीं किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए किया था, सो दैट जो कंट्री को हम गवर्न कर रहे हैं वो काफी इजी हो जाए, ठीक है? तो इसलिए स्टेट किया था, पॉलिटिकल एस्पेक्ट के लिए नहीं किया था। फॉर एग्जाम्पल, क्या दिल्ली से बैठ के आप पूरी कंट्री को रूल कर सकते हो? नहीं कर सकते, दैट इज वेरी नॉर्मल, राइट? तो दैट इज वाई स्टेट क्रिएटेड। ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी। तो यही था सिर्फ आर्टिकल 3 में। आई होप आपको ये लेक्चर में मजा आया हो। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे चीजों में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी और आप उसको पढ़िएगा, ठीक है? चलो चलती हूँ मैं गाइस, बाय बाय।